वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। हाँ, पेज नंबर 51 से पढ़ना है, ठीक है। तो पेज नंबर 50 तक हमारा हो गया था। बाबा जी बता रहे थे कि दो चीजें आई परम रूप में, परम सत्य और परम धर्म। तो परम धर्म जो है मानव का, वो समझदारी है। अगर आदमी समझदार हो जाता है तो वो सभी धर्मों को समझने लगता है, नियम नियंत्रण संतुलन और न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने लगता है। फिर बात आई थी परम सत्य की। परम सत्य क्या है? परम का मतलब सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा। परम का मतलब है सबसे होता है, सबसे छोटा सबसे बड़ा। तो परम सत्य यानी सबसे बड़ा सत्य, वो क्या बताया? सहज। व्यापक को भी सत्य बोलते हैं। व्यापक को भी क्या बोलते हैं? सत्य बोलते हैं। ज्ञान को भी सत्य बोलते हैं। तुम देखो, अब सत्य क्या है? सहस्तित्व। सहस्तित्व में व्यापक और ज्ञान दोनों आ गए। सहस्तित्व भी अपने आप में ज्ञान है। इसको बाबा जी समझा रहे थे। बाबा जी समझा रहे थे कि जब मानव तृप्ति के लिए आगे बढ़ता है, जागृति के लिए आगे बढ़ता है, तो शुरुआत कहां से करनी पड़ती है उसको देखना। तो शुरुआत होती तुलन से। जो तुलन की दृष्टि है उसको बदलना पड़ता है। और तुलन की दृष्टि कौन सी है? अभी हमारा तुलन कहां हो रहा है? तुलन का मतलब है तुलना। 2, 3, 4 ऑप्शन में से कौन सा चाहिए? इसमें तुलना में हम क्या ले रहे हैं? अभी तुलना में है प्रिय हित लाभ। तो यहां से असली जो है टर्न आएगा, यहां से असली चेंज आएगा। इस चेंज में क्या होना है? इस चेंज को प्रिय हित लाभ की जंग है। अब न्याय धर्म सत्य होगा। जीने दो और जियो। संबंधों को पहचानना। संबंध तो है ही, बनाने नहीं है। अगर आपको लगता है कि हमने एक दूसरे के साथ पिता पुत्र वाला, बेटी वाला या गुरु शिष्य वाला संबंध बनाया है, वो तो है ही। गुरु का मतलब ही होता है मुझसे बड़ा। वो किसी भी रूप में हो सकता है। ज्ञान के रूप में हो सकता है, बल के रूप में हो सकता है, समझ के रूप में हो सकता है। भ्रमित अवस्था में तो हम पद, धन, रूप, इनके आधार पर किसी को छोटा या बड़ा समझते हैं। लेकिन यहां जागृति पूर्वक जो समझ बनेगी, जागृति क्रम में जो समझ बन रही है, उसमें बड़े का अर्थ क्या है? जो मुझसे ज्यादा जागृत है, मुझसे ज्यादा समझदार है और जो जागृति पथ पर मेरा मार्गदर्शन कर सकता है, इसको बताया है। तो बाबा जी ने इस पेज पर, पेज नंबर 50 पर यही इंगित कराया है, यही बताया है कि हम समाधान की तरफ बढ़ेंगे। समाधान की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, स्वयं के प्रति भी विश्वास बढ़ता है। आगे इसकी आखिरी लाइन पढ़ते हैं। समझने के बाद आप ही यह सत्यापित करेंगे। क्या सत्यापित करेंगे? बाबा जी बता रहे हैं कि मैंने जीकर देखा है, न्याय धर्म सत्य दृष्टि से समाधानित होकर मैंने देखा है। समाधान से ही सुख है, ये मैंने महसूस किया है। आप भी कर पाएंगे। इसमें इतना सुख है, इतनी तृप्ति है। इस प्रकार सर्व मानव सत्यापित करने के योग्य हो जाएंगे समझदारी के बाद। बाबा जी क्या कह रहे हैं कि मैं समझा हूं। कैसे? अनुसंधान विधि से समझदार हुए हैं बाबा जी। तो मैं समझा हूं, तुम भी समझ जाओगे। मैं सुखी हुआ हूं, तुम भी सुखी हो जाओगे। मैं तृप्त हुआ हूं, तुम भी तृप्त हो जाओगे। तो इस प्रकार सर्व मानव सत्यापित करने के योग्य हो जाएंगे
कब? जब वो समझदार हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 51, पहला पैरा। कौन पढ़ेगा? शाम की बारी थी, शाम 2 दिन से क्लास नहीं ले रहा था, तो इसको मैं ही पढ़ देता हूं। लेकिन आपको कल एक काम करना है, पेज नंबर 52 जो अगला पृष्ठ है, ये आप सबको पढ़ना है। मैं कल किसी को भी बोल दूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है? आवाज नहीं आई? ओके ओके सर। सर ओके। ठीक है। पेज नंबर 52 पर किसी से भी हो जाएगा, तो शुरू करते हैं। समझदारी कहां मिलेगा? अब बाबा जी कह रहे हैं ना, समझदार होना पड़ेगा। तो अब लोगों से पूछते रहे हैं कि तुम समझदार तो होना चाहते हो, लेकिन समझदारी कहां मिलेगा? शिक्षण संस्थाओं में अध्यवसायी विधि से। शिक्षण संस्था क्या है? सभी अभिभावकों की सम्मिलित अभिव्यक्ति है। समझदारी बोधपूर्वक प्रमाणित करने के लिए जो कार्य है उसका नाम है शिक्षा। समझदारी प्रमाण बोध हुए बिना शिक्षण कार्य होता नहीं। समझदारी के लिए शिक्षण संस्थाएं जिम्मेदार है, हर अभिभावक जिम्मेदार है, हर परिवार शिक्षा के लिए सूत्र है। इसलिए शिक्षण संस्था के लिए एकीकरण, निजीकरण, सरकारीकरण, ये सब सोचने से कुछ होगा नहीं और ना ही कुछ हुआ है। सीधे सीधे अभिभावक शिक्षण संस्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। अब इसको देखिए क्या बता रहे हैं बाबा जी। स्कूल जो हो गए वो सरकारी या प्राइवेट नहीं हो गए। हमारा ध्यान कहां पर है? पूरी लड़ाई किसके लिए है? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, प्राइवेट में होती है। तो बाबा जी कह रहे भूल जाओ इस चीज को। सीधे सीधे अभिभावक शिक्षण संस्था के रूप में देखना चाहिए। इसी में मानव का कल्याण होगा। समझदारी से यही रूप निकलता है। हमें न्यायप्रदायी क्षमता में से निष्णात होना होगा। न्यायप्रदायी क्षमता स्वयं में प्रमाणित होना होगा। ये दोनों चीजों के संपन्न होते हैं तभी हम न्याय कर पाएंगे। दोनों चीजों से संपन्न होते हैं तभी हम समझते हैं। जब समझेंगे नहीं, यह न्याय कैसे करेंगे? बड़े बड़े न्यायालयों में न्याय को समझा हुआ न्यायमूर्ति नहीं मिलते हैं और लोग क्या करेंगे? जीने में कम से कम न्याय तो होना ही चाहिए। इसका प्रमाण है मानवीयतापूर्ण आचरण। मानवीयतापूर्ण आचरण से कम में तो न्याय होता ही नहीं है। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बाबा जी बार बार कहते हैं इससे कम में होगा नहीं और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। तब किससे कम में नहीं होगा? न्याय को समझे बिना। न्याय समझ में आएगा, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं भैया क्या समझा रहे हैं बाबा जी इस पैरे में। समझदारी कहां मिलेगी? अभी तक हम क्या समझते थे कि समझदारी कहां मिलेगी? शिक्षण संस्थाओं में अध्यवसायी विधि से। अध्यवसायी विधि जो आजकल की जो विधियां हैं शिक्षण संस्थाओं में मिलेगी। हम यही तो समझते ना, स्कूल में जा रहे हैं क्यों? समझदार होने के लिए। अब शिक्षण संस्था क्या है यहां भी देखना पड़ेगा। आज अपने आसपास जो शिक्षण संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं मतलब वो संस्थाएं जो पढ़ाने का काम करती हैं। क्या आ गई इसमें? इसमें स्कूल आ गए, ITI आ गई, कॉलेज आ गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट आ गए। सभी बाबा जी क्या करें? शिक्षण संस्था क्या है? सभी अभिभावकों की सम्मिलित अभिव्यक्ति। यहां एक ये जो आया है अध्यवसायी विधि, इसको हम देख लेते क्या अर्थ है इसका। मैं एक बार डिक्शनरी खोल लेता हूं। जीवन विद्या एक परिचय, पेज नंबर 51। यहां भी लिखी इसकी परिभाषा।
अध्यवसायी विधि है अध्ययन वाली विधि, अध्ययन विधि से होगा। तो शिक्षण संस्थाओं के बाबा जी क्या कह रहे हैं यहाँ, इसको भी देखना पड़ता है। सभी अभिभावकों की सम्मिलित अभिव्यक्ति। शिक्षण संस्थान में क्या है, अभिभावक है, उनकी सम्मिलित व्यवस्था। समझदारी प्रमाण, अच्छा, समझदारी बोध पूर्वक प्रमाणित करने के लिए जो कार्य है उसका नाम शिक्षा है। समझदारी का क्या करवाना है, बोध। अभी 4.5 अवस्था में जो मानव जी रहा है और जो शिक्षा हम दे रहे हैं उस शिक्षा में और जो बाबा जी कह रहे हैं शिक्षा, उसमें फर्क है। जिसको बाबा जी शिक्षा संस्थान बोल रहे हैं और हम जिसे शिक्षा संस्थान बोल रहे हैं, उन दोनों में फर्क है, उस फर्क को देखना पड़ेगा। अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या थी कि विद्यालय है, कोई सरकारी है, कोई प्राइवेट है, इन्हीं के दो के रूप में हम देख रहे थे। इसमें प्रधानाचार्य है, कुछ अध्यापक हैं जो बच्चों को समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, सफल कैसे हुआ जाए। अगर आप देखोगे तो स्कूलों में जो शिक्षा आपको दी जा रही है उससे पाकर आप क्या बन रहे हैं, उससे पाकर आप एक डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, टीचर बन रहे हैं। ITI या प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, उनको करके आप अपना कुछ हाथ का काम सीख रहे हैं, आप कुछ मैकेनिकल वर्क सीख रहे हैं, इसी को शिक्षा दिया जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो देखा जाए, अभी वर्तमान में जो शिक्षा हमें मिल रही है वो पैसा कमाने के लिए। उसमें क्या हो रहा है, हमारा स्किल डेवलप किया जा रहा है। यहां बाबा जी की शिक्षा संस्थान की बात कर रहे हैं जहां बच्चों को अध्ययन करवाया जाएगा, अध्यवसायी विधि से उनका अध्ययन होगा। शिक्षण संस्थान कहा क्या चीज है, तो इसके बारे में बताया कि अभिभावकों की सम्मिलित अभिव्यक्ति, यानी अभिभावक मिलेंगे आपस में और वो स्कूल का संचालन करेंगे। उसमें अभिभावकों का भी रोल होगा। और अभी क्या हो रहा है, कोई पेरेंट्स का कोई रोल है स्कूल में? अध्ययन विधि में देखा जाए तो क्या पेरेंट्स का कोई रोल है, तो उसको समझना पड़ेगा। पेरेंट्स का कुल इतना ही रोल है कि जब किसी बच्चे की शिकायत आती है तो उसको सुनने चले आते हैं, रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के लिए आ जाते हैं, किताबें स्टेशनरी मिलती है तो उसके लिए आ जाते हैं, प्राइवेट स्कूल को देखते हैं तो फीस भरने के लिए आते हैं। अभी इतना ही सहयोग है माता पिता। लेकिन बाबा जी ऐसे विद्यालय के लिए तो बोलते अभिभावक विद्यालय। अभी महेंद्र भैया और दशरथ भैया जो आए थे उन्होंने भी गुजरात में अभिभावक विद्यालय खोला है, ग्लोबल गार्जियन स्कूल। गार्जियन मीन्स अभिभावक। और इस तरह का ये विश्व में पहला स्कूल बन रहा है तो इसको नाम दे दिया ग्लोबल, क्योंकि इसी से ब्रांचेस बनेगी। और वैसे आपको बता दें कि दशरथ भाई को और महेंद्र भाई को पैसा कमाने के लिए स्कूल खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो उनका बिजनेस है वो उनको बहुत सारा पैसा दे रहा है। ये जो सब खोल रहे हैं केवल किसके लिए खोल रहे हैं? शिक्षा के लिए, अध्ययन के लिए। किस चीज का अध्ययन? मानव का अध्ययन, साहित्य का अध्ययन, मानवीयतापूर्ण आचरण का अध्ययन। यहाँ जो बच्चे पास होकर निकलेंगे, यहाँ का सिलेबस भी बड़ा अलग है, क्योंकि हमने तो सिलेबस पर चर्चा की है महेंद्र भाई के साथ। चेतना विकास मूल्य शिक्षा पर हमने लगभग 1 हफ्ते का शिविर लिया है। तो कैसा होगा शिक्षा का प्रारूप, किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी, वो ग्लोबल गार्जियन में आपको देखने को मिलेगी। मेरे YouTube चैनल पर मैंने ग्लोबल गार्जियन के साथ जो हमारा संवाद हुआ था, वहां टीचर्स के साथ, महेंद्र भाई के साथ, उनकी धर्मपत्नी जी के साथ, वो वीडियो आप देख सकते हैं। एक अलग ही तरह का स्कूल था। बाबा जी क्या समझा रहे हैं? समझदारी बोध पूर्वक प्रमाणित करने के लिए जो कार्य है उसका नाम शिक्षा। समझदारी क्या है? बोध पूर्वक प्रमाणित करना।
समझदारी को बोध पूर्वक प्रमाणित करना ही शिक्षा है। समझदारी प्रमाण बोध हुए बिना शिक्षण कार्य नहीं होता। यानी अगर समझदारी का प्रमाण बोध नहीं होगा, प्रमाण कहां पर दिखेगा? व्यवहार में। अगर समझदारी का प्रमाण नहीं निकलेगा तो इसका मतलब है शिक्षण कार्य पूरा नहीं हुआ। जिसे 5वीं कक्षा तक का अगर हम देखें तो बाबा जी के अनुसार 5वीं कक्षा तक बच्चों को शिक्षा के साथ एक चीज जरूर सिखाई जाती है और वो है आज्ञा पालन। अगर बच्चे ने आज्ञा पालन करना नहीं सीखा तो हम ये समझेंगे कि शिक्षा पूरी नहीं हुई, बच्चा अभी समझदार नहीं हुआ। इतना ही पैमाना। आज अपने घरों में देख लो कितने बच्चे आज्ञा पालन करते हैं और हम कितना आज्ञा पालन करते हैं। माता पिता संबंध को समझने के बाद जब बच्चा कृतज्ञता से भरकर श्रेष्ठता के भाव में उसे गौरव होगा तो माता जी का, पिताजी का वो आज्ञा पालन करेगा, उनका सम्मान करेगा। समझदारी के लिए शिक्षण संस्थाएं जिम्मेदार हैं, हर अभिभावक जिम्मेदार है। यानी जितने शिक्षण संस्थान की जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी अभिभावक की यानी माता पिता की भी है। हर परिवार शिक्षा के लिए सूत्र है। सबसे पहली शिक्षा देने वाला कौन है? परिवार है। इसलिए शिक्षण संस्थान के लिए एकीकरण, निजीकरण, सरकारीकरण ये सब सोचने से कुछ नहीं होगा और ना कुछ हुआ। अभी तक हम क्या सोचते रहे? शिक्षा की जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, उनका एकीकरण किया जाए। एकीकरण मतलब सब में सेम सिलेबस हो, सब एक ही नियम से चले। दूसरा निजीकरण, उनको प्राइवेट हाथों में दे दो। तीसरा सरकारीकरण, उनको सरकारी हाथों में दे दो। ऐसा सोचने से या करने से कुछ नहीं होगा। और हमने ये करके देख भी लिया। हुआ ही क्या है? आपको क्या लगता है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको ज्यादा अच्छी शिक्षा मिलती है? आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि सरकारी स्कूल के अध्यापक की सैलरी प्राइवेट स्कूल के अध्यापक से ज्यादा होगी। सरकारी स्कूल में जो टीचर आता है वो DSB या सरकार के जो नौकरी वाले एग्जाम है उनको पास करके आता है। जिनसे वो टेस्ट पास नहीं होते वही लोग प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। तो यहां से अगर स्टैंडर्ड की बात देखें तो जो हाई स्टैंडर्ड वाले अभ्यर्थी थे वो टेस्ट क्लियर करके सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और जो सेकंड या थर्ड ग्रेड स्कूल टीचर थे जो टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। और हम क्या समझते हैं कि जो फर्स्ट क्लास का टीचर है जहां वो पढ़ा रहा है वहां पढ़ाई नहीं है और जहां वो सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड वाले जो टीचर है वो जहां पढ़ा रहे हैं वहां अच्छी शिक्षा है। तो ये तो अपने आप में मानना ही स्वयं से एक धोखा है कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है। प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत अच्छी जाती है जिसके कारण हमें लगता है कि वहां बच्चे का ध्यान दिया जाता है। लेकिन बाबा जी ने पिछले ही 2 पेजों में कहा था कि धर्म गद्दी और राज्य गद्दी के साथ एक तीसरी गद्दी भी है जो लोगों का शोषण कर रही है, उनका खून चूस रही है। और वो क्या है? शिक्षा गद्दी। ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं आपके सामने ऐसा सब कुछ शोकेस करते हैं कि आपको लगता है कि बस अगर पढ़ाई कहीं हो रही है तो वही है। अभी आप इतना ही देखिए, हमारे स्कूल में एफई ब्लॉक में पिछले साल डांस की टीम गई थी। वहां बच्चों से एक सिंगल पैसा नहीं लिया गया, सारा खर्चा स्कूल की तरफ से किया गया, उनकी ड्रेस का भी, आने जाने का भी, उनका रिफ्रेशमेंट का भी। यहां तक कि जो स्कूल में म्यूजिक सिस्टम थे वो भी सरकारी थे। पर प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है? अगर कोई टीम डांस के लिए जा रही है तो उसके बच्चे के मेकअप का खर्चा, उस बच्चे के यूनिफॉर्म का खर्चा, ये सारा उनके पेरेंट्स से लिया जाता है अदर देन फीस।
और नहीं लिया जाता तो एक साल में एक मोटा अमाउंट एक्टिविटीज फीस के नाम पे उनके साथ लगा दिया जाता है। तो यहां ये बात करना कि शिक्षा का एकीकरण कर दो, शिक्षा का सरकारीकरण कर दो, शिक्षा का निजीकरण कर दो, इससे बात नहीं होगी। बात किससे होगी? बात इससे होगी कि जिम्मेदारी आदमी समझे, इसी में मानव का कल्याण होगा। और जिम्मेदारी भी किसकी? जिम्मेदारी है समझदार बनाने की। और ये जिम्मेदारी किसकी है? खाली अध्यापक की नहीं है, संयुक्त रूप है, शिक्षक क्या और अध्यापक। समझदारी से यही रूप निकलता है। हमें न्याय प्रदायी क्षमता से निष्णात होना होगा। निष्णात होने का मतलब है न्याय प्रदायी जो क्षमता है उसे अपने अंदर धारण करना पड़ेगा। हम न्याय धर्म सत्य के साथ आगे बढ़े, यह फैसला हमें स्वयं करना होगा। अपनी योग्यता इतनी बढ़ानी पड़ेगी, पात्रता इतनी बढ़ानी पड़ेगी, अपनी क्षमता इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि हम न्याय को समझ पाए और न्याय कर पाए। इसी से मानव का कल्याण। न्याय प्रदायी क्षमता स्वयं में प्रमाणित होना होगा। मुझे समझदार होकर न्याय को प्रमाणित करना है, यह हर आदमी जिम्मेदारी लेगा। माता पिता, अध्यापक और शिष्य। अभी क्या हो रहा है? जैसे मैंने आपसे पूछा हो, कभी ध्यान हो किसी को कि हमें झूठ बोलना किसने सिखाया? किसी किताब में नहीं लिखा, कभी मम्मी पापा टीचर ने नहीं कहा, स्कूल में ऐसी शिक्षा नहीं दी गई, पूर्वजों से या परंपराओं से भी हमें ऐसी शिक्षा नहीं मिली। बस एक ही बात थी कि सदा सत्य बोलो, लेकिन फिर भी हम झूठ बोलते हैं। 1 करोड़ बच्चों को बिठा लो, विश्व के सभी बच्चों को बिठा लो और उनसे पूछो कि ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने आज तक झूठ नहीं बोला। ये शर्त की बात है, एक बच्चे का हाथ ऊपर नहीं होगा। और बच्चा इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाएगा कि झूठ बोलना मुझे मेरे मम्मी पापा ने ही सिखाया, क्योंकि किताबों में नहीं लिखा। और यहां एक चीज और जांचने वाली है, मम्मी पापा ने कभी कहा नहीं उनको कि तुम झूठ बोलो। कहते तो वो हमेशा यही है कि सदा सत्य बोलो। टीचर भी यही कहता है, आस पड़ोस के जो रिश्तेदार संबंधी वो भी यही कहते हैं कि झूठ नहीं बोलनी चाहिए। धार्मिक किताबों में, शिक्षा की किताबों में, मंदिरों में, मस्जिदों में यही लिखा हुआ है कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन फिर भी झूठ बोल रहा है। इसका मतलब है कि शिक्षा से अलग, किताबों से अलग, घर वालों की शिक्षा से अलग, विद्यालय की शिक्षा से अलग, धर्म की शिक्षा से अलग कोई और भी वस्तु है जो बच्चे को शिक्षित कर रही है, जो बच्चे को ज्ञान दे रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो सीखा है ना, तो उधर देखना पड़ेगा वो ऐसी कौन सी ताकत है जो ये सारी परंपराओं को, हर प्रकार के ज्ञान को, माता पिता को, इनको सबको नीचे करके आगे बढ़ रही है। तो वो क्या है? आचरण। माता पिता कहते तो हैं कि सदा सत्य बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत बात है, लेकिन ये उनके आचरण में नहीं आई। माता पिता स्वयं झूठ बोलते हैं। माता पिता अभिभावक के रूप में भ्रमित होकर मैं भी झूठ बोलता था, शायद झूठ बोलता भी हूं। टीचर के रूप में देखो, टीचर भी झूठ बोलते हैं। प्रिंसिपल को देख लो, किसी को देख लो, सब झूठ बोल ही रहे हैं। और शिक्षा क्या है? सदा सत्य बोलो। तो यानी जो हम कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें फर्क आ गया। इसे कहते हैं कथनी और करनी में फर्क। कहते कुछ और है, करते कुछ और है। इससे हो क्या रहा है? अल्टीमेटली देखोगे तो हो क्या रहा है? बच्चा द्वंद में फंसा हुआ है कि किताबों में देखो तो ये सही है, जिंदगी में देखो तो ये सही है।
किताबों में देखो तो झूठ नहीं बोलना है, जिंदगी में देखो तो झूठ बोलना है। अब ये सीखते कैसे हैं? मैं कई एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स को भी देता था, टीचर्स को भी हम एग्जाम्पल देते थे और आपको भी समझा रहा। किसी का फोन आ गया, मम्मी पास में बैठी है और मम्मी बोलती थी तू उठा ले और मना कर दे मम्मी घर पे नहीं है। ये होता होगा ना? ये बाहर से कोई बुलाने वाला आ गया मम्मी या पापा को, और पापा मम्मी घर के अंदर है और बोल देते हैं उनको बता बोल दो पापा घर पे नहीं है। या सही सलामत भी है तो बोल दो पापा की तबीयत खराब है, सर में दर्द बुखार हो गया है। समझा क्या रहे हैं मम्मी पापा? झूठ नहीं बोलना। आचरण में क्या करवा रहे हैं? झूठ बोलना। तो ये जो कथनी और करनी वाला फर्क है, इसी को बाबा जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये ऊपर लाइन में आई है, सभी अभिभावकों की सम्मिलित अभिव्यक्ति, ये शिक्षा है। अभी तो शिक्षा फिर हमें क्या मिल रही है? अगर बेटा झूठ बोल रहा है, बच्चे झूठ बोल रहे हैं, तो कदापि उनकी गलती नहीं है। जिम्मेदार कहीं ना कहीं शिक्षक और माता पिता ही हैं। समझ पा रहे हो? आगे बढ़ते हैं। हमें न्याय प्रदायी क्षमता से निष्णात होना पड़ेगा। न्याय प्रदायी क्षमता स्वयं में प्रमाणित होगा। ये दोनों चीजों से संपन्न होते हैं तभी हम न्याय कर पाएंगे। कौन कौन सी दो चीजें हैं भैया? न्याय प्रदायी क्षमता और क्षमता को प्रमाणित करना, यानी मुझ में खुद में एबिलिटी होना और मैं उसको प्रमाणित भी कर पाऊं। मैं समझ गया हूं, समझ कर उसको कर रहा हूं। न्याय क्या है समझ में आ गया है और न्याय मेरे व्यवहार में स्पष्ट होने लगा। इन दो चीजों की बात बाबा जी कर रहे हैं। दोनों चीजों से संपन्न होते हैं तभी समझते हैं, यानी खाली शाब्दिक अर्थ में नहीं समझना, व्यवहारिक रूप में करना भी है। ये शाब्दिक अर्थ में समझना तो पहले भी था, व्यवहार में नहीं था। तभी बच्चे झूठ बोलना सीख रहे हैं, तभी बच्चे चोरी करना सीख रहे हैं। इस बात को समझना, जांचने का प्रयास करना। बेटा देख रहा है, मम्मी ने कपड़े धोने के लिए पापा की पैंट उठाई, उसमें 50 का नोट था, चुपचाप इधर सरका दिया। और शाम को जब पापा पूछते हैं मेरे कपड़ों में पैसे थे कहाँ है, जवाब आता मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। अगली बार जब बेटा भी इस हरकत को करता है और मम्मी पूछती है यहाँ पैसे रखे थे कहाँ गए, तो माँ के जवाब को और बेटे के जवाब पर मिलाकर देख लो, जवाब सेम होगा, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। तो बच्चा अगर हम देखें, झूठ बोलना, चोरी करना, गलत करना अपने बड़ों से ही सीख रहा है। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर। ये दोनों चीजों से संपन्न होते हैं तभी हम न्याय कर पाएंगे। दोनों चीजों से संपन्न होते हैं तभी हम समझते हैं। जब समझेंगे नहीं तो न्याय कैसे करेंगे? दोनों चीजें होनी है, समझना भी है और न्याय करना भी है। बड़े बड़े न्यायालयों में न्याय का समझा हुआ न्यायमूर्ति नहीं मिलता, तो लोग क्या करेंगे? अगर बड़े बड़े न्यायालय में जाओ, कोर्ट में जाओ, वहां देखो न्याय क्या है, तो उनके अकॉर्डिंग न्याय का मतलब क्या है? सबूतों के आधार पर किया गया फैसला। क्या ये न्याय है? ये न्याय नहीं है, ये फैसला है, या कहे तो समझौता है। जबकि न्याय का अर्थ क्या है? संबंधों को पहचानना, मूल्यों को पहचानना, मूल्यों का निर्वाह करना और उभय तृप्ति होना। उभय तृप्ति पर ध्यान देना है, यानी करने वाला और जिसके साथ कार्यक्रम किया गया है दोनों तृप्त हैं, संतुष्ट है। न्यायालय में जाकर देख लो,
जब दो पक्षों का केस चलता है, क्या दोनों संतुलित होते हैं? दोनों तृप्त होते हैं? न्यायालय में भी एक पक्ष जीतता है, एक हारता है। जो हारता है वो खुश है, जो हारता है वो दुखी है, जो जीतता है वो खुश है। तृप्ति दोनों में तो नहीं है। और जब दोनों पक्षों में ही तृप्ति नहीं है तो उसको न्याय कहना भी तर्क संगत नहीं है। तो बाबा जी क्या कहते हैं? यही तो समझा रहे कि बड़े बड़े न्यायालय हैं, न्यायालय के अंदर न्यायाधीश हैं, न्यायाधीश को ही नहीं पता कि न्याय क्या होता है और लगा हुआ है न्याय करने पे। ऑर्डर 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 ऑर्डर, बस इसी में लगा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को क्या न्याय देगा? तो यही है कि समझा हुआ समझाने के काम आता है। यानी जो मैंने समझा, मैंने न्याय को समझा, न्याय क्या है, उस न्याय को समझकर मैं न्याय के साथ जी रहा हूं, उसे अपने आचरण में प्रमाणित कर रहा हूं, तो सामने वाला भी समझ रहा है कि न्याय क्या है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जीने के लिए कम से कम न्याय तो होना ही चाहिए। जीने के लिए, अभी जीने के लिए बात हुई, 4.5 क्रिया में हम जी नहीं रहे थे। 4.5 क्रिया में केवल जिंदा थे। प्रिय हित लाभ में हम जी नहीं रहे थे, प्रिय हित लाभ में हम जिंदा थे। जिंदा रहने में और जीने में फर्क। 4.5 से ऊपर जैसे ही हम न्याय की तरफ कदम उठाते हैं, यहां से जीना आरंभ होता है। जीने में कम से कम न्याय तो होना चाहिए, यानी शुरुआत की न्याय की जीने से होती। इसका प्रमाण है मानवीयतापूर्ण आचरण। न्याय जब मुझ में प्रमाणित होगा, यानी मैं न्याय को समझ गया और न्याय जब मेरे आचरण में होगा, तो उसका प्रमाण क्या होगा? मानवीयतापूर्ण आचरण। ये तो जीवों की तरह सोचकर मैं दीनता, हीनता, क्रूरता के साथ जी रहा, इसकी जगह क्या होगा? मैं संबंधों में तृप्ति के साथ जी पाऊंगा। मानवीयतापूर्ण आचरण से कम में न्याय तो नहीं होता, और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए क्या जरूरी है? न्याय। न्याय ही आ गया तो बस मानवीयतापूर्ण आचरण हमारा पूर्ण हो गया। यानी मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए न्याय से कम और न्याय से ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। अगला पैरा, पेज नंबर 51। चिंतन के साथ जीवन की 6 क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। किसके साथ? चिंतन के साथ। जो साक्षात्कार था वो चिंतन में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी अभी जो 4.5 क्रियाएं थी, ये चौथी क्रिया भी कंप्लीट हो जाती है। 5 और पूरी 6। अभी जो 5.5 को 6 में ले लिया बाबा। विश्लेषण प्रिय हित लाभ के अर्थ में बहुत कुछ कर चुके हैं। शरीर की आवश्यकताओं के लिए सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का उत्पादन बहुत कर चुके हैं। इसके अलावा जो वस्तुएं हैं, जैसे बम बनाना, मिसाइल बनाना, युद्ध पोत आदि बनाना, ये चीजें मानव उपयोगी नहीं है, ये निरर्थक है और बर्बादी के कारण है। तर्क विधि से और घटना विधि से यह सिद्ध हो जाता है। तात्विक विधि से, तर्क विधि से, व्यवहार विधि से मानव के लिए वस्तुओं का उपयोग सिद्ध होता है। तात्विक विधि से हम सुखी होना चाहते हैं, हम सुखी होते हैं। तात्विक विधि के रूप में हम व्यावहारिक हो गए, उसको प्रमाणित करने के लिए हम व्यावहारिक होते हैं। यही तर्क विधि है। इस ढंग से तर्क, तात्विक और व्यावहारिक विधि से आदमी के प्रमाणित होने की बात हुई। हम जितना भी, ये टिक कर लो बेटा, इसको किताबें खोल रखी हैं। इस ढंग से तर्क, तात्विक और व्यावहारिक विधि से आदमी के प्रमाणित होने की बात की गई है। आदमी जो है 3 विधियों से प्रमाणित होता है, तर्क के साथ, तात्विक के साथ और व्यावहारिक विधि के साथ।
हम जितना भी बात करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, तर्क विधि के आधार पर करते हैं। सार्थक तर्क तात्विकता को छूता है, यही संप्रेषणा की महिमा है। संप्रेषणा शब्द आया है, इसका अर्थ भी देखते हैं। संप्रेषणा का अर्थ है पूर्णता के अर्थ में प्रस्तुत होना, संप्रेषित करना, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, अपने ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाना। मैं पूर्ण हो रहा हूं, पूर्ण हो गया हूं, दूसरे को पूर्ण करने के लिए जो सूचना थी उस तक पहुंचाना, यही संप्रेषणा है। इसके बाद प्रकाशन है। 3 शब्द है ये। बाबा जी क्या समझा रहे हैं इस बारे में? चिंतन के साथ जीवन की 6 क्रियाएं पूरी हो जाती हैं। प्रिय हित लाभ के अर्थ में बहुत कुछ कर चुके हैं। अभी तक हमने जो भी कुछ किया है 4.5 क्रिया में प्रिय हित लाभ की तरफ किया है। अभी जब बाबा जी चिंतन शब्द का अर्थ प्रयोग कर रहे हैं तो समझ जाओ ये अनुभव मूलिक विधि है। इसमें अनुभव हो गया है, उसके बाद साक्षात्कार चिंतन में कन्वर्ट हो गया है। उसके नीचे चिंतन को मिला के यानी साक्षात्कार को मिला के नीचे 5 और है स्टेप, जो हम 4.5 क्रिया में जी रहे हैं। तो चिंतन समेत उसके नीचे 5 क्रियाएं और है। वो है चित्रण, तुलन, विश्लेषण, आस्वादन और चयन। तो इन 6 क्रियाओं की बात कर रहे हैं। चिंतन आ गया तो कौन सी विधि हो गई? अनुभव मूलिक, यानी समझकर व्यवहार करना। विश्लेषण प्रिय हित लाभ के अर्थ में बहुत कर चुके हैं। शरीर की आवश्यकताओं के लिए सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा संबंधी वस्तुओं का उत्पादन बहुत कर चुके। अभी तक शरीर को ही सब कुछ माना, शरीर की इच्छाओं को पूरा करते हुए, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने जो हमारी सामान्य आकांक्षाएं थी और जो महत्वाकांक्षाएं थी उन सभी को पूरा किया। और आप देख रहे हैं ये घर में सुख सुविधाएं, ये महंगी गाड़ियां, ये फैंसी मकान, डिजाइनर कपड़े, ये सब क्या है? ये सामान्य आकांक्षा और महत्वाकांक्षा। ये महंगे महंगे फोन, एक स्थान पर बैठकर दूसरे स्थान पर बातें करना, उनकी वीडियो को देखना, ये दूर श्रवण दूर गमन, ये महत्वाकांक्षा की सारी चीजें कहां पर है? ये 4.5 क्रिया में थी जो हमने अभी तक किया है। इसमें शरीर को ही आधार मानकर किया गया था। इसके अलावा जो वस्तुएं हैं, शरीर को सुख देने वाली वस्तुएं, इनके अलावा जो अन्य वस्तुएं, कौन सी? बम बनाना, मिसाइल बनाना, युद्ध पोत बनाना, ये मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है, मानव के लिए उपयोगी नहीं है। ये तो विध्वंसकारी है, ये निरर्थक है, इनका कोई फायदा नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं है। ये केवल बर्बादी का कारण है। इन मिसाइलों से, इन तोपों से, इन युद्ध पोतों से केवल और केवल बर्बादी आनी है। तर्क विधि से और घटना विधि से यह सिद्ध हो चुका है। तर्क विधि से जो तर्क दिए गए, किसके संदर्भ में? नासमझी के संदर्भ, युद्धों से होने वाली हानि के संबंध में जो तर्क दिए गए, और जो तर्क उसमें जो घटनाएं हुई, जो इतिहास में जो घटनाएं हुई, वो तर्क उन घटनाओं पर सही बैठते हैं। और ये तर्क क्या सिद्ध करते हैं कि ये जो हथियार है केवल बर्बादी का कारण। तात्विक विधि से, तर्क विधि से, व्यवहार विधि से, ये 3 विधियां हैं, मानव के लिए वस्तुओं का उपयोग सिद्ध हुआ है। तर्क विधि से, तात्विक विधि से मतलब वो है क्या? अभी इसको भी देख लेते हैं। 3 जो शब्द आए हैं, तात्विक विधि,
तर्क विधि, तर्क का मतलब है तात्विकता के लिए गति कर, अपेक्षा व संभावना के बीच का सेतु। इसको अगर हम देखें तो क्या है, अपेक्षा हमारी क्या है और संभावनाएं क्या है, इनके बीच का जो सेतु है वो तर्क है। चाहते क्या है, अपेक्षा मतलब हम क्या चाहते हैं और वो कितना पूरा हो सकती है, जो हमारी अपेक्षाएं हैं वो कितना पूरा हो सकती हैं, इसको बोला तर्क। तर्क विधि और घटना। अब घटना क्या है, जो घटना है, तो घटना के ऊपर देखे जाए तो घटना दो प्रकार की है भी, भौतिक घटना, रासायनिक घटना। अगर भौतिक घटना को देखें तो क्या हुआ है, जीवन बना है। और घटना दूसरी क्या है, ये क्या है, भौतिक रचना, जो भौतिक घटना, रासायनिक घटना। ये जो जीव जंतु जो बने, पेड़ पौधे बने हैं, इनका हो तो घटना विधि यानी जो घटा वो तर्क विधि और तात्विक विधि। तात्विक विधि है मूल्यों का धारक वाहक क्रियाकलाप, परमाणु मूलक मात्रा और अणु रूप का पहचानना। तत्व यानी जो पदार्थ है वो किन किन तत्वों से बना है, कैसे बना है, कैसे ये हुआ, उसका। रासायनिक और जीवन रूप में होना था। क्या बता रहे हैं बाबा जी, इसकी परिभाषा के रूप में अगर हम देखते हैं तो मूल्यों के धारक वाहक क्रियाकलाप, जो मूल्यों का धारक वाहक यानी जो मूल्यों का निर्वाह करता है, मूल्यों को लेकर चलता है। कौन चलता है, जीवन। परमाणु मूलतः मात्रा और अणु रूप का पहचान, अणु रचित रचनाओं का पहचान। क्रियाओं के मूल्य में परमाणु मूलक रचना व कार्य, भौतिक, रासायनिक और जीवन रूप में होने का। इसको अगर हम समझे, तात्विक क्या है, कैसे है, ये बता रहा है। तो तीन विधियां, तात्विक विधि, तर्क विधि और व्यवहार विधि, मानव के लिए वस्तुओं का उपयोग सिद्ध होता है। ये हमारे सामने जो वस्तुएं हैं, इनका उपयोग किस विधि से होता है, इन तीन विधियों से। तात्विक विधि यानी किन किन तत्वों से मिलकर बनी है, तर्क विधि हमारे लिए लाभकारी है या नहीं है, और व्यवहार विधि तीसरी पीढ़ी भी जो जैसा है वैसा देख पाती है तो ज्ञान प्रमाणित होता है। तात्विक ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए, व्यवहार ज्ञान के लिए भी तर्क चाहिए। पहली उपलब्धि यही है कि अपना मूल्यांकन, परिवारजनों का मूल्यांकन किस आधार पर होगा, मूल्यों के आधार पर, संबंधों के आधार पर, उदय तृप्ति के आधार। व्यवहार में हम न्यायिक हो गए, यही प्रमाणित कर सकते हैं, तब आदमी मानव हो गया। पहले मानव हुआ, फिर समझदारी के आधार पर स्वायत्त हो गया, और उसमें 6 गुण आ गए। तो बाबा जी क्या समझा रहे, थोड़ा और आगे बढ़ पा रहे हैं कि अपना मूल्यांकन किया, परिवारजनों का मूल्यांकन हो गया। ये किस आधार पर होगा, तर्क के आधार पर। पहली उपलब्धि यही है, अपना मूल्यांकन, परिवारजनों का मूल्यांकन किस आधार पर होगा, तो मूल्यांकन होता मूल्यों के आधार पर। न्याय का जो मूल्यांकन है वो किसके आधार पर होगा, मूल्यों के आधार पर। यानी जो न्याय संबंधों में जो मूल्य थे वो पूरा हो पाए या नहीं, हो गए तो मैं प्रमाणित हो गया। बेटा पानी पिला दो, नहीं हुए तो मैं प्रमाणित नहीं, मेरा मूल्यांकन नहीं। व्यवहार में हम न्यायिक हो गए, यही प्रमाणित कर सकते हैं। तब आदमी मानव हो गया।
पहले क्या था आदमी, अब क्या हो गया, जैसे मूल्य को वो अपना उसका मूल्यांकन सही निकलता है, मूल्य का निर्वाह कर पा रहा है, तो क्या बन गया, मानव। अभी देखना पड़ेगा, हम बार बार कह रहे हैं कि हम मानव है, हम मानव है, हम मानव है, पर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब मूल्यों का निर्वाह होता है, यानी जब न्याय प्रवाहित तो होता है, तब मानव बनता है। तो हम भी जो है तो मानव ही, मानव की 5 कोटियां है। 5 कोटि का मतलब 5 तरह का मानव। अध्ययन बिंदु जो छोटी पुस्तक है उसमें आएगा मानव कितने टाइप का। पहला मानव पशु मानव, दीनता हीनता से जीने वाला, दूसरों की दया कृपा करुणा पर पलने वाला। दूसरा है राक्षस मानव, जो अगर हम कहे तो आजकल के हमारे नेता, आजकल के हमारे ताकतवर लोग, ये क्या है, राक्षस मानव। ये क्या करते हैं, दूसरों को शोषित करके, दूसरों को दबा के, डरा के, धमका के रखते हैं, ये उसी में अपने श्रेष्ठता समझते हैं, ये राक्षस मानव। इसके बाद आता है मानव। ध्यान देना, राक्षस मानव और पशु मानव, इनको बाबा जी ने कभी मानव नहीं कहा, इनको कहा अमानव, और इसको अमानवीयता की श्रेणी में रखा। यह श्रेणियां भी 3 है, 5 कोटि 3 श्रेणियां, अमानवीयता, मानवीयता और अति मानवीयता। अमानवीयता का अर्थ ही है कि वो मानव नहीं है। ये जो अमानवीयता का अर्थ है कि वो मानव तो है नहीं, जीवों की भांति, पशुओं की भांति, राक्षसों की भांति जी रहा है। मानव का अर्थ है अगली जो है मानवीयता। मानवीयता कब होगी, जब उसमें न्याय प्रवाहित, मैं न्याय प्रदायी क्षमता से परिपूर्ण हो जाऊंगा, तब मैं मानव बनूंगा। अगला है देव मानव, ये थोड़ा ऊपर उठते हैं, जिसे हमारे पहले जो होते थे ना, ग्राम देवता, ये देवता, वो देवता, ये देव मानव की श्रेणी में लग जाए। ये अपना भी भला चाहते हैं, दूसरों का भला भी कहा करते हैं, यानी मैं समझदार हो गया, दूसरों को समझदार बनाने का कार्यक्रम इनका शुरू हो गया, ये देव मानव की श्रेणी में आ गए। अब जो तीसरा है वो दिव्य मानव। तीसरा मानव क्या है, दिव्य मानव। अब उसका काम केवल उपकार विधि से बनता है, उसका एक ही काम है दूसरों को उपकार करना, उसकी अपेक्षा कुछ नहीं है। परिवार में हमारी अपेक्षा होती है मानव के रूप में, देव मानव की कोई अपेक्षा नहीं है, वो केवल जो कुछ कर रहा है वो मानव जाति के उपकार के लिए कर रहा है, वो नहीं है। तो बेटा आज तक का अध्ययन यही था। इसमें अगला जो अभी मानव बना है, फिर स्वायत्त मानव बनेगा। तो स्वायत्त मानव की कौन कौन से गुण है, और 6 गुण पहले भी उन पर चर्चा हो चुकी है, हम कल से पुनः एक बार इस पर चर्चा करेंगे। और कितने पेज रह गए यहाँ के देख लेते हैं। पेज नंबर 63 के बाद ये पुस्तक खत्म हो जाएगी। इस पुस्तक में आगे जो है, बाबा जी से शिविर के दौरान लोगों ने जो सवाल पूछे उन सवालों को लिया गया है। जैसे हम भी होते ना, आप अब्दुल भाई के शिविर में गए थे, या हमने एक शिविर स्कूल में किया, वो शिविर किए, तो हमारे कुछ प्रश्न होते थे। तो इस शिविर के दौरान जो बाबा जी ने जीवन विद्या परीक्षा का पहला शिविर लिया था, इस शिविर के दौरान लोगों ने जो सवाल किए उन सवालों के जवाब इसमें पेज नंबर 64 से दिए गए। तो उन सवालों को भी हम देखेंगे। इन सवालों के साथ साथ हम जो दूसरी पुस्तक है उसको भी छेड़ेंगे। ठीक है, इसमें हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर रोज 1 या 2 सवाल देते हैं। कुछ सवालों के जवाब बहुत बड़े हैं, 2-2, 3-3 पेज के हैं, तो उनको भी हम समझेंगे। आज इसको हम यही समाप्त करते हैं।
किसी बच्चे का कोई सवाल है तो पूछ सकता है किसी का कोई सवाल? चलिए ठीक है, नहीं है तो हम गुड नाइट बोलते हैं। गुड नाइट, कल मिलते हैं। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज की कक्षा का हम समापन करते हैं। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।